बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, ये बेटा 1872 में पैदा हुए हैं और 1970 में इनकी डेथ हुई है। इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं? इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, 6th आर्टिकल, जिसका नाम है द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन, ये इन्होंने लिखा है। रसल जो है ये ही इज परहैप्स द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द सेंचुरी। इनके बहुत सारे बेटा हवाले हैं। ये मल्टी फेसेट्स किस्म की पर्सनालिटी है। इन्होंने बहुत काम किया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। देखिएगा ये क्या क्या हैं। ये ब्रिटिश फिलोसफर हैं, ये लॉजिशियन हैं, ये मैथमेटिशियन हैं, ये हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं, सोशल क्रिटिक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और फिर इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो भी मिला 1953 में। तो ये अपनी सारी ज़िंदगी में दो चीज़ों के साथ इनका बड़ा वास्ता रहा है, एक फिलोसफी के साथ और दूसरा साइंस के साथ। फिलोसफी के लिहाज से इनकी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आया है, एवोल्यूशन हुई है। लेकिन जहाँ तक साइंस की बात है, तो साइंस जो है उनके बारे में इनका एक ही और पक्का जो है वो बिलीव ये रहा है कि साइंस जो है वो तमाम चीज़ों की जो एग्जिस्ट करती हैं उनकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है देती है। इसके अलावा और कोई इल्म नहीं जो कि हमें बेस्ट इस तरह से नॉलेज दे सके जिस तरह से कि साइंस जो है वो देती है। अभी मैंने आपसे अर्ज किया है ना, इनकी पर्सनैलिटी की कई कई पहलू हैं। तो ये एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं, ये वॉर के बहुत खिलाफ थे और एटॉमिक वॉर जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा थे। फिर इम्पीरियलिज्म जो है वो आपको पता है, जब हिंदुस्तान में ये जो ब्रिटिश हैं वो आके उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई, तो उस इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थे। और ये पूरी दुनिया में वन गवर्नमेंट जो है कि भाई एक ही गवर्नमेंट हो, उसके बहुत बड़े चैंपियन थे। इसके लिए इन्होंने काम भी किया है। अच्छा, इनकी जो किताबें हैं, इनके जो काम हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। चंद एक जो हैं, 10 एक जो हैं जो ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने यहाँ पे बेहतर ये समझा कि हम इनको जो है वो डिस्कस कर लें। वो है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, बहुत ज़बरदस्त बुक है फिलोसफी के ऊपर। इससे बेहतर शायद ही कोई किताब हो। स्केप्टिकल एसेज हैं, फिर इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये सारी। और एक और चीज़ जो है, दिस वन 5th जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है रसल की, वो भी पढ़ने के लायक है। ये दो किताबें जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एक फर्स्ट और इनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी से ही मतलब स्टार्ट कर ले, वो ज़बरदस्त चीज़ है। फिर साइंस के हवाले से ये बातें क्रिटिकल है, और फिर ये मैथ और फिर माइंड का एनालिसिस उन्होंने किया है। तो ये बेटा उनके इम्पोर्टेंट काम हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। काफ़ी लंबी ज़िंदगी जो है पाई है, 90 प्लस इनकी एज रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। दूसरी जो बात है यहाँ पे हम करना चाहते, वो उनकी एक बुक है मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक एंड अदर एसेज। ये सामने आपको इसका नाम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सारा राइट। तो इसकी अगर हम कंटेंट देखें तो हमें कंटेंट के अंदर सेकंड नंबर पे है दिस वन, ये है द प्लेस ऑफ साइंस इन द लिबरल एजुकेशन। और ये प्लेस ऑफ साइंस इन द लिबरल एजुकेशन जो है ये क्या है? ये हमारा आर्टिकल है असल में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आर्टिकल 6th है वो रसल की इस बुक से लिया गया है, राइट। आगे देखिएगा जरा, हमारा ऐसे जो है उसके हवाले से हम उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि क्या है। रसल जो है वो स्टार्ट में ही साइंस को डिफाइन करता है कि लोगों के लिए, आम लोग जो हैं उनके लिए साइंस जो है वो बस यही है, इन्वेंशंस हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं। उनके ख्याल यही है कि ये जो वायरलेस है, टेलीग्राफ है, एरोप्लेन है, रेडियो एक्टिविटी है, बस यही साइंस है। वो इससे अलावा और इससे ज़्यादा साइंस को वो समझते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से इन्वेंशन जो हैं वो मुआवजे वजूद में आती हैं, उनका उनके इलम में है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में वो जानते ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो हैं वही समझते हैं कि ये साइंस है। और नेचर के ऊपर जो इंसान ने विक्ट्री हासिल की है वो इसी साइंस की वजह से है। साइंस का बहुत बड़ा चैंपियन है, अभी मैंने आपसे अर्ज किया था पहले थोड़ी देर, बर्ट्रैंड रसल हमारा राइटर जो है वो। आगे देखिएगा जरा, कह रहे हैं जी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो साइंस को एक्सेप्ट करते हैं,
ठीक है, उसे कबूल कर लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में कंफर्ट देती है, आसानी देती है, इसलिए उसको जो है वो समझ लेते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये जो सारी हमारे जिंदगी के अंदर रॉन्ग थिंकिंग है ना साइंस के बारे में, कि हम साइंस को असल जो चीज है, यानी वो सिस्टम ऑफ नॉलेज है, उसको हम नहीं समझते। तो इसकी वजह जो है ना, वो गलत टीचिंग है इस साइंस की, क्योंकि इसे सही तरह से पढ़ाया नहीं जाता और लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं कि साइंस जो है वो सिर्फ इन्वेंशन नहीं है, बल्कि इन्वेंशंस के अलावा भी कुछ चीजें हैं, और वो जो कुछ अलावा है वही असल में चीज है। यहाँ तक बेटा उसने साइंस को डिफाइन किया है। ये रसल जो है, अभी आपसे मैंने अर्ज किया है ना, बहुत लर्नड आदमी है। तो इसको मुश्किल समझा जाता है, इसकी जो प्रोज होती है या इसका जो काम है वो मुश्किल होता है। ये आर्टिकल जो है ये भी इतनी जल्दी से आसानी से वो बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन आप थोड़ा सा इसे गौर करेंगे ना, ऐसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बना के दे रहा हूँ, तो इट्स वेरी इजी, राइट। टेक्स्ट के हवाले से उसको समझने के हवाले से जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मेरा बच्चे जो पॉइंट्स हैं स्टार्ट के अंदर, उसने सिर्फ और सिर्फ जो साइंस है उसके मतलब बात की है कि साइंस क्या है, लोग उसे क्या समझते हैं, और ये हकीकत में क्या है, और लोगों का इसके बारे में एटीट्यूड जो है वो क्या है। वो एटीट्यूड अभी हमने देखा है कि वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, राइट। और इस वजह से, क्योंकि ये कंफर्ट देती है, राइट। और दूसरी बात यह है कि ये साइंस के बारे में जो गलत नजरियात हैं हमारे पब्लिक में, वो इस वजह से है कि इसको ठीक तरह से पढ़ाया ही नहीं गया, इसको सही तरह से बताया ही नहीं गया पब्लिक को। नेक्स्ट जो है इस आर्टिकल में बर्ट्रैंड रसल ने जो क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन है ना, उसको भी डिफाइन किया है। रसल जो है वो अपनी बात सिर्फ एक बात करके तो रीडर के ऊपर थोप के नहीं चला जाता, ये उसकी बड़ी जबरदस्त बात है। बल्कि वो उस एक चीज को जो उसका मेन टॉपिक होता है उसका दूसरी चीजों के साथ कंपैरिजन भी करता है। यहाँ पे उसने एक कंपैरिजन किया है क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन जो है। क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन जो है वो क्या होती है, ये जो हमारी पुरानी अदबी तालीम है उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि वो जो तालीम है ना, ये क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन, ये माजी पे बहुत जोर देती है, ठीक है, और प्रेजेंट और फ्यूचर जो है उसके बारे में ये बड़ी ही क्रिटिकल हो जाती है, उसके बारे में उसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, राइट। अब नेक्स्ट जो स्टेप है रसल का वो ये है कि वो एजुकेशन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। पहले तो क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन बताई है ना, तो अब जो सही एजुकेशन है ना उसके बारे में वो बता रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो असल में है क्या। तो वो लिखते हैं जी कि ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर सेंस में जो एजुकेशन है ना वो क्या है, कि वो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और लर्निंग का नाम है। किस तरह से? थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए से लर्न करना यानी सीखना, और ये जो इंस्ट्रक्शन है और हदायत हासिल करना। हदायत इंस्ट्रक्शन इसे मुराद है, हदायत वो वाली हदायत नहीं जो हदायत मिलनी होती है खुदा की तरफ से, वो वाली, बल्कि ये इंस्ट्रक्शन है। इल्म इसका मानी है वैसे, लेकिन हम इसे आमतौर से हदायत कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हदायत ही कह दिया। तो एजुकेशन जो है वो असल में इंस्ट्रक्शन और लर्निंग पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए से हासिल करने का नाम है, और ये इसका ब्रॉडर सेंस में इसका मीनिंग है। एजुकेशन जो है वो कहता है कि ये कैरेक्टर को फॉर्म करती है, ठीक है, ये मेंटल हैबिट्स जो हैं उसको फॉर्म करती है, और ज़िंदगी के ऊपर जो आपकी आउटलुक है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ये फॉर्म करती है। ये तो इसका ब्रॉडर मीनिंग है। आप ये देखिएगा जहाँ जहाँ पे ये एक जैसे कलर है ना, तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। पीछे वाली स्लाइड में भी आपने देखा है वो सारे ही एक कलर के थे, तो इसलिए सारे एक कलर के थे क्योंकि वो सारे ही साइंस की ही बात कर रहे थे उसको डिफाइन करने की। तो यहाँ पे ये एजुकेशन की बात है, ठीक है, उसको डिफाइन किया और उसका जो है वो फायदा बताया ब्रॉडर सेंस में। अब नैरो सेंस में एजुकेशन क्या है, इसको एक अलग कलर दिया गया है, देखिएगा। वो नैरो सेंस में एजुकेशन जो है इज कन्फाइंड टू इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे मुश्तमिल है, इंस्ट्रक्शन तक ही महदूद है वो, जो नैरो सेंस में एजुकेशन को अगर हम लें तो वो सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बता देती है काम करने की, इंस्ट्रक्शन दे देती है। तो ऐसी
इस सेंस में एजुकेशन जो है, नैरो सेंस में, वो क्या है कि हमें वो नॉलेज देती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में। मेरी बात समझे ना? तो नैरो सेंस में एजुकेशन हमें सिर्फ नॉलेज देगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन जो है वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए लर्निंग और इंस्ट्रक्शन जो है उसका दूसरा नाम है, राइट। नेक्स्ट मेरा बेटे जरा देखें, बिल्कुल वही कलर है ना तीनों का, इसका मतलब है कि यही नैरो सेंस ही की बात हो रही है। द बेसिक एजुकेशन रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक इज ऑफ दिस काइंड। उसने कहा है ना कि नैरो सेंस में एजुकेशन जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक महदूद है, ठीक है, और इस तरह से वो सिर्फ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज देती है। तो ये जो बेसिक एजुकेशन है और रीडिंग है राइटिंग है और ये अरिथमेटिक की जो हम एजुकेशन है ना, वो असल में इसी में आती है, नैरो सेंस में आती है, क्योंकि हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है, राइट। एजुकेशन का एम रसल के मुताबिक जो है वो मकासद क्या है। सबसे पहले वो समझते हैं कि ये जो बेसिक इंक्लिनेशन है उसकी रेंज को बड़ा करती है। ये आपकी जो रुझानात होते हैं बुनियादी, उनको ये बड़ा करती है, और फिर आपके जो थॉट्स हैं इसके साथ, आपके इंक्लिनेशन के साथ जुड़े हुए, उनको डेवलप करती है ये एजुकेशन का, ये फर्स्ट एम है। सेकेंडली ये है कि ये आपको ये बताती है कि आप किस तरह से अपने आप को मुतमिन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। कोई भी आप इसको इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जो मुतमिन होगा वही खुश होगा ना। तो एजुकेशन हमें ये बताती है कि हम अपने आप को मुतमिन या खुश किस तरह से रख सकते हैं। और हम एक और चीज़ एजुकेशन जो है उससे सीखते हैं कि हम अपना करेक्शन जो है वो सीखते हैं कि दुनिया के साथ जो है वो किस तरह से बनाना है, अपना राब्ता और तल्लक जो है वो किस तरह से बनाना है। और फिर यहाँ पे ये देखिए एक ही कलर है ना, ये चारों 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि ये एक ही टॉपिक है जिसकी बात हो रही है, और नीचे वाले का भी कलर वही है, इसलिए हम समझते हैं और हमें पता है कि ये आपस में सारे इंटर रिलेटेड हैं। और ये आपको मजीद समझ ये लग जाएगी कि ये फोर्थ असल में एजुकेशन का एम है। वो कह रहा है जी कि ये एजुकेशन है, एजुकेशन जो है ये दुनिया को ऑब्जेक्टिव मैनर में देखने के लिए हमें हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव मैनर बेटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मैनर, इसको हम डिटैच्ड भी कहते हैं, डिटैच्ड एटीट्यूड। ऑब्जेक्टिव मैनर का दूसरा नाम डिटैच्ड एटीट्यूड भी है। तो डिटैच्ड एटीट्यूड, ऑब्जेक्टिव मैनर, साइंटिफिक मैनर, ये सारे ही वर्ड जो हैं वो इसके लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब असल में क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपको पता है वो फाइल को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो फूल को कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिव मैनर वो है जिसमें आपका अपना लाइकिंग और डिसलाइकिंग जिसमें शामिल होती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट मैनर जो है इसके अंदर आपकी अपनी पसंद और नापसंद शामिल नहीं होती, बल्कि आप चीज़ों को उसी तरह से देखते हैं या उसके मतलब उसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से कि वो होती हैं। आप अपनी पर्सनल जितनी भी इंटरेस्ट और नापसंद और पसंद है उसको उसके अंदर आने नहीं देते। मैं आपको इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज इस आर्टिकल को, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है रसल जो है ना। लेकिन जब आप, मैंने सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो सिंप्लीफाई करके जब आप इसको करेंगे ना फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो, फिर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसका काम रसल का ये है कि ये दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करता रहता है, क्योंकि इसकी अपनी स्टडी बहुत ज़्यादा है। ये एक डिसिप्लिन के ऊपर ही नहीं रहता, ये बाकी जो चीज़ें इसने पढ़ी हुई हैं उनके साथ भी रसल जो है वो कंपैरिजन करता रहता है अपने मेन टॉपिक को। तो वो लिखते ये है कि लिटरेचर और आर्ट जो है, इसकी वजह से जब हम इसको पढ़ें, आर्ट को पढ़ें या लिटरेचर को पढ़ें, तो हम माजी में चले जाते हैं, हम माजी में ही रहते हैं गुम, ठीक है। और माजी में क्या है, ये अभी यही माजी की बात हो रही है इसलिए कलर वही है सेम। तो माजी में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो मास्टर पीसेस हैं, जो शाहकार जो प्रोड्यूस किए हैं, वो मैन ऑफ लेटर्स ने किए हैं, यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, सिर्फ वही हम देखते हैं जो अपने मास्टर पीसेस या शाहकार जो हैं वो क्रिएट कर पाते हैं। क्लियर बात। अब आगे जरा देखिएगा, इसका मजीद जो एक्सप्लेनेशन है वो अब हो जाएगी। वो कह रहा है कि इसमें लिटरेचर और आर्ट में तो ये होता है ना कि बहुत बड़ा जो जीनियस है वही मास्टरपीस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या है साइंस में
क्या होता है कि प्रोग्रेस जो है वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ बात करने का, और ये अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड में इसकी तरक्की या प्रोग्रेस होती रहती है ना, और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो लेसर साइंटिस्ट, यानी कम अहमियत के या कम कैलिबर के जो साइंसदान है ना, वो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट और अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरी बात समझे ना बेटा? तो यहाँ पे तो ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े जो दिमाग हैं वो ही सिर्फ मास्टरपीस जो है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। ये हर दौर में थोड़ा 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 कोई ना कोई साइंसदान आम कैलिबर का जो है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक है। और इसकी अचीवमेंट जो है वो आगे बढ़ती रहती है, और नए जो आने वाले साइंटिस्ट हैं वो उसी पीछे वाले के ऊपर अपने तहकीक जो है उसको मॉडल करके तो उसे फिर मजीद आगे बढ़ाते हैं। आगे मेरा बेटा देखें, ये एक और नई उन्होंने बात की है, इसलिए कलर भी इसे नया दिया गया है। अ ग्रेट नंबर ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। असल में तो जिंदगी का मकसद जो है वो अपने मसाइल को हल करना ही है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन आप कोई सा भी मेथड यूज़ करें, इंडक्टिव मेथड हो यानी इंडक्शन या डिडक्शन वाला मेथड हो, तो ये दोनों ही जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। और फिलॉसफी जो है और आर्ट में फिर से देखें, जैसे ऊपर उसने बात की थी कि आर्ट और लिटरेचर में, इसी तरह उसने कहा है जी कि आर्ट और फिलॉसफी में भी हम ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं रह पाते। हम अपने आप को अपनी पसंद और नापसंद उसके अंदर घुसेड़े बगैर रह नहीं सकते। ठीक होगी ना बात? ये था बेटा आज का आर्टिकल, इसे देखते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।